वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 7वीं भूगोल, मानवीय भूगोल के अंतर्गत पाठ 9 मानवीय बस्ती। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों, आप कहोगे कि इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इस चित्र में हमें सबसे पहले दिखाई दे रही है एक छोटी सड़क। उसके बाद हम देखते हैं पगडंडी, यानी गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बना हुआ कच्चा रास्ता। इसके बाद हम देख रहे हैं नदी, गांव के एक छोर पे बहती हुई नदी। इस नदी पर बना हुआ एक बांध, रेलवे ट्रैक या रेल पटरी और पहाड़ी। नदी के पीछे हमें पहाड़ी भी दिखाई दे रही है। अब हमें देखना है कि इस चित्र में यदि मानवीय बस्ती हो तो कहाँ कहाँ हो सकती है। यदि आपसे कहा जाए कि आप अनुमान लगाओ, अंदाजा लगाओ कि इसमें मानवीय बस्ती कहाँ कहाँ हो सकती है, तो कहाँ लगेगी हमको? तो हमें सबसे पहले समझ में आता है कि सड़क के आसपास, जहाँ ये पगडंडी और सड़क है, इनके किनारे किनारे हमें घर मिलेंगे। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो सड़क है ये आवागमन का एक रास्ता है। यहाँ से यातायात के साधन गुजरते हैं। गांव से शहरों की ओर, बाजारों की ओर रास्ता जाता है। तो यहाँ पर अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी यहाँ पर हो सकती है। बस स्टॉप है, बस स्टॉप है, तो वहाँ पे यात्री आते जाते हैं, तो उनके लिए खाने पीने के लिए छोटा बहुत उपहार गृह हो सकता है, टी स्टॉल हो सकता है। तो इस तरह से अन्य पूरक व्यवसाय यहाँ सब विकसित होते हैं। तो इसकी वजह से सड़क के आसपास, सड़क के किनारे बस्ती, मानवीय बस्ती हो सकती है। दूसरा, ऐसा लगता है कि मानवीय बस्ती थोड़ी बहुत नदी किनारे होगी। क्यों नदी किनारे बस्ती हो सकती है? बहुत ही आसान सा उत्तर है बच्चों, कि हम सब जानते हैं कि आज जिस मानव सभ्यता में हम जी रहे हैं, जिस मानव सभ्यता का हम हिस्सा हैं, वह मानव सभ्यता भी कई हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। चाहे वो भारत की हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई,
चाहे मिस्र की, इजिप्ट की सभ्यता जो नील नदी की घाटी में विकसित हुई, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो वहाँ की दो नदियों के, दजला और फरात, जिन नदियों को वर्तमान में हम कहते हैं, उन नदियों के किनारे विकसित हुई, चाहे चीनी घाटी की सभ्यता हो, ये सभी सभ्यताएं नदियों की तराई में, घाटियों में ही विकसित हुई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नदी के आसपास की ज़मीन जो है वो उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर खेती आसानी से की जा सकती थी, यानी हमें अपने भोजन के लिए आवश्यक उपज, अन्न उत्पादन वहाँ से मिल सकता था। और मनुष्य के पास जो भी प्राणी संसाधन थे, चाहे गाय, भैंस, बैल, ये सब जो थे, उनके लिए भोजन की भी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध। तो इस तरह से नदियों के किनारे या जहाँ भी पानी की उपलब्धता रही, वहाँ पर सभ्यताएं विकसित हुई। अब इसलिए इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ भी नदी के किनारे घर हो सकते हैं, मानवीय बस्ती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी वही स्थिति है। उसके बाद थोड़े बहुत घर ऐसा लगता है कि बांध के आसपास भी हो सकते हैं। क्यों भाई बांध के आसपास? क्योंकि बांध जहाँ पर बना है तो यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं हो सकती हैं। नदी पर बांध बना है तो यहाँ पर विद्युत परियोजना होगी, उसके आधार पर अन्य बहुत छोटे मोटे उसके पूरक व्यवसाय भी यहाँ पर होंगे। द्वितीय या तृतीय प्रकार के व्यवसायों की यहाँ पे भरमार हो सकती है, तो उन व्यवसायों में काम करने के लिए लोग भी यहाँ रह सकते हैं। तो इस तरह यहाँ आसपास व्यवस्था हो सकती है। यदि बस्ती कहीं नहीं नजर आ रही है तो हमें लगता है कि या तो ये रेलवे ट्रैक के आसपास बस्ती नहीं है, क्योंकि रेलवे ट्रैक के आसपास जो है सुरक्षा की दृष्टि से बस्ती नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम कई बड़े शहरों में, महानगरों में या मुंबई जैसे शहरों में हम देखते हैं कि रेलवे के ट्रैक के आसपास पूरी की पूरी वाड़ी बस्ती, घनी बस्ती बसी हुई है। लेकिन बच्चों, ये सारी बस्तियां जो है वो अवैध होती हैं। प्रशासन ऐसी बस्तियों का निर्माण नहीं करता। तो प्रशासनिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे ट्रैक के आसपास बस्तियां नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम रेलवे ट्रैक के आसपास बस्तियों के उस अवधारणा को हम नहीं देखते। और यदि कहीं पर आप देखते हो मुंबई जैसे महानगरों में या अन्य शहरों में जहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर रेलवे ट्रैक के आसपास या कई जगह तो रेलवे ट्रैक से बहुत नज़दीक नज़दीक एकदम से हमें घर या बस्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन ये सभी बस्तियां जो हैं अवैध रूप से निर्मित होती हैं। प्रशासन द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जाता। अब यहाँ पर हम कुछ चित्र देख रहे हैं। ये चित्र जो है एक हमें छोटे से गांव का ऐसा लग रहा है चित्र देख के। नदी है बहती हुई, यहाँ पर कुछ घर है, ये शायद कोई ऑफिस है या शाला हो सकती है। तो इस तरह से ये लग रहा है कि खुला खुला स्थान है, घर कम है, तो ये ग्रामीण बस्ती का आभास दे रहा है। अगला चित्र हम देखते हैं। ये चित्र देखते ही हमारे समझ में आ जाता है कि ये किसी मेट्रो सिटी का चित्र है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मेट्रो रेल चल रही है। ये नीचे सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं। यहाँ बिल्डिंग के ऊपर डिश एंटीना लगा हुआ है। हवाई जहाज भी हमें आसमान में दिखाई दे रहा है। तो ये किसी मेट्रो सिटी का, महानगर का दृश्य प्रतीत हो रहा है। इसके बाद हम ये चित्र देखते हैं। ये किसी छोटे शहर का चित्र लग रहा है, क्योंकि सड़क है, काफ़ी यहाँ पे साधन है, ऑटो रिक्शा है, बस है, ट्रक है, लोग आ जा रहे हैं। सड़क के किनारे कुछ सामान बेचने वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं। घरों के प्रकार भी हैं, कुछ एक मंजिला, तल मंजिले वाले हैं, कुछ एक दो मंजिले वाले घर छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो ये छोटे शहर या नगर का चित्र हो सकता है। अब ये चित्र ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें ये तो ग्रामीण से भी अलग चित्र दिख रहा है कि यहाँ है तो यहाँ पे जंगल दिखाई दे रहा है, पहाड़ है, प्राकृतिक दृश्य अच्छा है, बहुत सुंदर, छोटी सी नदी भी बह रही है और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम पहाड़ा कह सकते हैं या आदिवासी क्षेत्र कह सकते हैं। यहाँ अब हमें क्या करना है? अब इन चारों चित्रों को हमने देखा, इन चारों चित्रों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। अभी हमने जो चार चित्र देखे वो क्रमशः यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें प्रश्न कौन से पूछे गए हैं? तो पहला प्रश्न है कि इन चित्रों में क्या क्या दिखाई दिया।
तो हमें इन चित्रों में क्या दिखी, हमें मानव की बस्तियां, यानी यहाँ पर गगनचुंबी इमारतों में लोग रहते हैं महानगरों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे घरों में हैं, नगरों में एक मंजिला, दो मंजिला या तल मंजिला घर हैं, या यहाँ पर चाहे वो पाड़ा हो, आदिवासी पाड़ा हो, तो यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे घर बने दिखाई देते हैं। यानी मानव की बस्तियां हैं, मानव की बस्ती हर जगह पर है। उनमें रहने वाला मानव समुदाय भी दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर हम देख रहे हैं मानव समुदाय भी हमें दिखाई दे रहा है। आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी हम देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, हमें यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। नदियाँ, यहाँ पर भी एक नदी हम देख रहे हैं और यहाँ भी एक नदी हम देख रहे हैं, तो नदी भी हमें दिखाई दे रही है। पहाड़ भी हम देख रहे हैं किसी चित्र में, ओके, यहाँ हम देख रहे हैं पहाड़, छोटे पहाड़, टीले जैसे पहाड़, और इसके अलावा सड़कें भी हम देख रहे हैं। एक तो हम ये महानगर में सड़क देख रहे हैं, और यहाँ पर छोटे शहर में भी हम सड़क देख रहे हैं, और इसके साथ साथ यातायात के साधन, चाहे वो हवाई मार्ग से चलने वाला हवाई जहाज हो, मेट्रो रेल हो, चाहे सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हो, ऑटो रिक्शा है, साइकिल है, ऐसे अनेक प्रकार के यातायात के साधन हमें इन चित्रों में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर यह चित्र हम देख रहे हैं, जो चित्र अभी हमने पिछली स्लाइड में देखे, यह क्रमशः ग्रामीण बस्ती, छोटे नगर की बस्ती और महानगरों के दृश्य है। इसमें आदिवासी या वन प्रदेश का भी दृश्य हम देख रहे हैं। इनमें से, ये चित्र जो देख रहे हो, इनमें से तुम किन किन बातों से परिचित हो? मुझे लगता है इनमें से लगभग सब बातों से आप लोग परिचित होंगे। कई बार आप उस जगह का हिस्सा बने होंगे, कई बार आप उन जगहों के बारे में जानते होंगे। अब हमें बताना है कि किस चित्र में हमें विरल बस्ती दिखाई दे रही है। अ, ब, क, ड, 4 चित्र हमें दिख रहे हैं। हमें यह बताना है कि इन 4 चित्रों में से किस चित्र में बहुत ही विरल बस्ती दिखाई दे रही है। तो ध्यान से देखो और आपको बताना है कि मुझे लगता है चित्र अ और चित्र क, यहाँ बहुत ही विरल बस्ती है। यानी विरल मतलब जो बहुत ही कम हो, तो यहाँ पर तो बस्ती एकदम ना के बराबर दिख रही है, और यहाँ पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, तो अ और क में विरल बस्ती दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है, किस चित्र में खेती दिखाई दे रही है? वैसे तो अ, ब, ड कहीं भी खेती नहीं दिख रही है। क क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत यहाँ खेती किनारे पे किनारे दिखाई दे रही है, या ये नदी के किनारे हो सकती है खेती। इसके बाद हम देखते हैं कि किस चित्र में घनी जनसंख्या वाली बस्ती दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि ब चित्र में जो है घनी जनसंख्या वाली बस्ती दिख रही है हमें, क्योंकि यहाँ पे किस चित्र में गगनचुंबी इमारतें दिखाई दे रही हैं। तो फिर से हम कहते हैं कि ब चित्र में गगनचुंबी इमारतें दिखाई दे रही हैं, और इसीलिए बस्ती भी घनी है यहाँ पर, क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और लगा कई बिल्डिंगें क्रम से दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। अब ऊपर दिए गए चित्रों को निम्न में से उचित नाम दो। तो यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उनको आपको नाम देना है। यानी जो पहला चित्र है अ, ये कौन सा चित्र है? ये ग्रामीण बस्ती का चित्र है। इसके बाद ब चित्र जो है वह किसी महानगर का है। अब क चित्र जो है ये आदिवासी पाड़ा का चित्र है, और ड जो चित्र है छोटे शहर का या नगर का चित्र है। यहाँ पे 4 हमें ऑप्शन दिए हैं, ग्रामीण बस्ती, आदिवासी पाड़ा, नगर या महानगर। तो ये अ चित्र जो है ग्रामीण बस्ती, ब चित्र जो है महानगर, क चित्र आदिवासी पाड़ा, और ड चित्र नगर। अब बस्तियों में दिखाई देने वाले विकास के अनुसार चित्रों का क्रम लगाओ। सबसे अधिक विकास कहाँ पर है? तो सबसे अधिक विकास है इस महानगर वाले चित्र में, चित्र ब में। उसके बाद उससे कम विकास जो है हम देखते हैं नगर में, ड।
उससे कम विकास ग्रामीण बस्ती में, और सबसे कम विकास या कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है हमें आदिवासी पाड़ा में। कितना सुंदर दृश्य है। और इस यहाँ पर हम जल की उपलब्धता देख रहे हैं, ये स्थान पर पानी है भरपूर। वाह, देखकर ही मन खुश हो गया। आह्लाददायक जलवायु, इतनी सुंदर जगह है। यहाँ की जलवायु भी कितनी अच्छी होगी ऐसा लग रहा है ना। खूब हरे भरे पेड़ हैं, खुला आसमान है। यहाँ पर लगता है जमीन बहुत उपजाऊ है, फूलों की खेती है, अनाज की खेती है, तो ये उपजाऊ भूमि है। तो ये जो हमने अभी घटक देखे, ये अनुकूल भौगोलिक घटक वाले परिवेश थे। यानी यहाँ पर जल की उपलब्धता थी, आह्लाददायक जलवायु यानी मन को प्रसन्न करने वाली जलवायु, आह्लाद मतलब खुशी, मन को खुशी देने वाली जलवायु, और उपजाऊ भूमि। ये तीन घटक ऐसे हैं, ये भौगोलिक घटक है, ये तीन ऐसे भौगोलिक घटक हैं जो मानवीय बस्तियों के विकास में सहायक होते हैं। ऐसी जगहों पर मानवीय बस्तियां विकसित होती हैं। अब हम देखते हैं समुद्री किनारे का इलाका। यहाँ पर लोग, इनका व्यवसाय क्या हो सकता है? समुद्री किनारे पे रहने वाले लोग तो ये समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं, और जो ये रहवासी है यही समुद्र के आसपास कहीं रहते भी हैं। तो पहले क्या होता था कि प्रदेश में जो उपलब्ध संसाधन थे उन्हीं के आधार पर वहाँ के लोगों के व्यवसाय निश्चित होते थे। जैसे समुद्र के किनारे है तो मछली पकड़ना, किसी नदी के किनारे है तो वहाँ पर खेती करना। तो इस तरह से ये जो उपलब्ध संसाधन के आधार पर ही व्यवसाय निश्चित हुआ करते थे, और फिर उन व्यवसायों में काम करने के लिए लोग वहीं रहते थे। तो उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने वाले समूहों की अपनी स्वतंत्र बस्ती का निर्माण होते गया। यहीं पर लोग काम करते थे और आसपास के स्थानों पर रहते थे। तो इस तरह उनकी अपनी बस्ती बनती गई। जैसे समुद्री तट पर रहने वाले लोगों का व्यवसाय क्या? मछली पकड़ना, और उनकी बस्ती अर्थात कोलीवाड़ा, मछुआरों की बस्ती। ये अलीबाग जिले के मुरुड किनारे का चित्र है। मुरुड समुद्री किनारा है, और वहाँ काम करने वाले लोग और वहाँ उनमें रहने वाले, इन बस्तियों में रहने वाले मछुआरे। अब इस चित्र में यदि हम देखें तो ये हमें वन प्रदेश में ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ जंगल जैसा दिखाई दे रहा है। तो वन प्रदेश में रहने वाले लोगों का व्यवसाय वन से प्राप्त उत्पादनों पर आधारित होता है। जैसे जंगल से वो गोंद इकट्ठा करते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं, मोम इकट्ठा करते हैं, है ना, अन्य जड़ी बूटी या औषधीय पौधों का खोज करते हैं। तो इस तरह से ये लोग जंगल में जो वे उनके संसाधन उपलब्ध हैं उससे प्राप्त उत्पादनों पर वो व्यवसाय करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वन प्रदेश में रहने वाले लोग, आदिवासी लोग। तो इन आदिवासियों की बस्ती को पाड़ा कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खूब उपजाऊ जमीन दिखाई दे रही है, चारों तरफ खेती दिखाई दे रही है। कि तो किसानों के परिवार अपने व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से खेतों में ही घर बना के रहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं खेतों में ही बीच में बना हुआ घर है और आसपास खेती है। उसी तरह हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो किसानों का परिवार है, ये खेती करने वालों का परिवार तो वहीं खेत के आसपास ही रहता है, वहीं अपनी वो बस्ती बना के रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ जिसका व्यवसाय है उसी व्यवसाय के आधार पर जो परिवेश उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध है, वही व्यवसाय लोग करते हैं। यदि जमीन उपजाऊ है, पानी की उपलब्धता है, तो लोग खेती का व्यवसाय करते हैं। समुद्री किनारे पर रहने वाले लोग मछली पकड़ने का, मत्स्य पालन का व्यवसाय करते हैं। जंगल के आसपास या जंगलों में रहने वाले लोग जंगल से प्राप्त उत्पादन के आधार पर व्यवसाय करते हैं। तो जिसका जैसा परिवेश वैसा उसका व्यवसाय, और उसी तरह का उसका घर। तो अब हम देखते हैं कि ये मानवीय बस्ती हम कहते किसे हैं। मानव बस्ती
किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल है जिनमें मनुष्य रहते हैं। यदि हमसे कहा जाए कि आप मानवीय बस्ती का कुछ अर्थ बताओ या उसकी परिभाषा दो, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहता है, तो उसे हम मानवीय बस्ती कहते हैं। एक ऐसा स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो, उसे भी हम मानवीय बस्ती कहते हैं। और जब बस्ती का विस्तार होने लगता है तो उसे हम वाड़ी कहते हैं। अलग अलग प्रकार की मानव की बस्तियां, तो ये जब बस्ती ज्यादा हो जाती है, घनी हो जाती है, तो उसे हम वाड़ी कहने लगते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, चिक्कू नी वाड़ी, टिक्कू जी नी वाड़ी, तो ये तो हमारे शहरों में अलग अलग मनोरंजन के स्थान भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे चीकू बहुत सारा होता हो तो वो चिक्कू नी वाड़ी। ऐसा स्थान जहाँ बहुत सारा चीकू होता है तो वो चीकूवाड़ी। अम्बावाड़ी, ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारा आम के पेड़ हो तो वो अम्बावाड़ी। तो इस तरह से जब बस्ती का विस्तार होने लगता है, कोई चीज फैलने लगती है, तो उसे हम वाड़ी कहते हैं। ये बस्ती के संदर्भ में बात हो रही है। जिस बस्ती के अधिकांश लोगों के व्यवसाय वहाँ के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य व्यवसाय, खदान कार्य आदि, उसे ग्रामीण बस्ती कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्ती हमें स्पष्ट हो गई। अब ग्रामीण बस्ती में मूल व्यवसाय के साथ साथ अन्य पूरक व्यवसायों की भी वृद्धि होती जाती है। अब जहाँ ये कृषि व्यवसाय है, मत्स्य व्यवसाय है या खदान कार्य का व्यवसाय चलता है, तो उसके आसपास अन्य पूरक व्यवसाय, जैसे अब कृषि व्यवसाय है तो उसके आसपास कौन कौन से हो सकते हैं? पशुपालन, मवेशी पालन, मुर्गी पालन, है ना, डेयरी का व्यवसाय, तो इस तरह का व्यवसाय हो सकता है। मत्स्य व्यवसाय, मत्स्य जहाँ पर मछली पकड़ी जाती है तो वहाँ मछली पालन का व्यवसाय, मछली पकड़ी जा रही है तो मछली बेचने का व्यवसाय। अब ये तो मूल व्यवसाय हो गया। अब उसके साथ साथ पूरक व्यवसाय क्या? जब वहाँ मछली बेची जा रही है, बाजार बन रहा है, तो बाजार में आने जाने वाले लोगों के लिए अन्य उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी दुकानें वहाँ खुल सकती हैं, बाजार विकसित हो सकता है। यदि गांव में कृषि का व्यवसाय है, तो यदि गन्ने की खेती आसपास होती हो तो गुड़ बनाने का उद्योग, लघु उद्योग वहां पे हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे जो पूरक व्यवसाय होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, उनमें वृद्धि होती जाती है। और वहाँ रोजगार पाने के लिए आसपास के प्रदेशों से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये लोग वहीं स्थायी रूप से बस जाते हैं। तो अब ग्रामीण बस्ती जो थी वो थोड़ी बड़ी हो गई, लोग ज्यादा हो गए, सुविधाएं और बढ़ी। तो ये ग्रामीण बस्ती में मूल व्यवसाय के साथ साथ अन्य पूरक व्यवसाय की भी वृद्धि होती जाती है। अतः वहां रोजगार पाने हेतु आसपास के प्रदेशों से लोगों का आना शुरू हो जाता है और वे स्थायी रूप से यहीं बस जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो गांव ग्रामीण बस्ती थी, इसमें जनसंख्या बढ़ने लगी, लोग ज्यादा आके बस गए और इस कारण ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या बढ़ गई। तो एक छोटा गांव था वो थोड़ा सा और बड़ा बड़ा हो गया, वहां की जनसंख्या। अब बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए आवास तथा अन्य विविध सुविधाएं विकसित की जाने लगती हैं, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए उनकी आवश्यकता बढ़ेगी, उनके लिए घरों की आवश्यकता होगी, उनके लिए अधिक अनाज की आवश्यकता होगी, अधिक कपड़ों की आवश्यकता होगी, यानी हर चीज की आवश्यकता बढ़ जाएगी। वहां पे रहने वाले लोगों के लिए स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। अब ऐसी बस्ती में द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों का महत्व और व्यापकता बढ़ती है। इसकी तुलना में प्राथमिक व्यवसायों की मात्रा कम होती जाती है। प्राथमिक व्यवसाय मतलब मूल रूप से जो प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे पशुपालन है, खेती है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, ये व्यवसाय बाद में जो मूल व्यवसाय रहते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय बढ़ने लगते हैं और फलस्वरूप ग्रामीण बस्ती का रूपांतरण नगरीय बस्ती में हो जाता है, यानी गांव का रूपांतरण शहरों में होने लगता है।
और हम इसका उदाहरण अपने मुंबई शहर को देख सकते हैं कि मुंबई शुरुआत में एक टापू था, यानी यहाँ समुद्री किनारा था। यहाँ पर वही समुद्री से मछली पकड़ने वाले यही लोग रहा करते थे, कोली लोग, मछुआरे यहाँ के स्थानीय मूल निवासी रहा करते थे। कालांतर में इस शहर का विकास हुआ, यहाँ पे बाहर पुर्तगाली लोग आए, पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश लोग आए यहाँ पर, और मुंबई जो था बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। यहाँ पे व्यापार विकसित हुआ और धीरे धीरे ये द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय इतने बढ़ गए, यहाँ टेक्सटाइल मिलें खुल गई, बड़े बड़े ऑफिसेस खुल गए, प्रशासनिक कार्यालय खुले, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े। सर्विस सेक्टर यानी सेवा जो तृतीयक व्यवसाय था, सेवा सेक्टर, वो बढ़ते गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि यहाँ का जो मूल व्यवसाय था मछली पकड़ना, मत्स्य पालन, मछली पकड़ना और मछुआरों का था, ये व्यवसाय धीरे धीरे खत्म हो गया या नाम मात्र को बहुत कम रह गया। पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं हुआ लेकिन बहुत कम रह गया। और मुख्य व्यवसाय क्या हो गया अब यहाँ पर, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय मुख्य हो गया। अब ये मुंबई जो था एक छोटे से टापू से आज एक बड़े से महानगर में, मेट्रो सिटी में बदल चुका है। यहाँ जो कोलीवाड़े थे, जहाँ पे यहाँ के मूल निवासी मछुआरे रहा करते थे, अब वो शहर के कुछ स्थानों में सीमित रह गए हैं, जैसे वर्ली कोलीवाड़ा, सायन कोलीवाड़ा है ना, वर्सोवा में अंधेरी में कोलीवाड़ा है। तो इस तरह से कुछ जगहों पर ये जो कोलीवाड़े थे, मछुआरों का जो निवास स्थान था, उनकी जो बस्ती थी वो सीमित हो गई। अब हम यहाँ देख रहे हैं किस तरह से छोटा सा एक शहर नगर में बदला और नगर से किस तरह से वो महानगर में बदलता है। तो ये बाद में हमारे मुंबई शहर भी ऐसा ही विकसित हुआ और आज मुंबई शहर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। और काला बहुत शुरू में तो छोटा सा टापू था, जैसे मैंने बताया, यहाँ सिर्फ मछुआरे रहते थे, लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी प्रगति हुई और आज ये एक महानगर के रूप में हमें दिखाई देता है। तो विरल बस्ती से शहर तक बनने तक की प्रक्रिया को हम यदि कहें तो इस तरह से कह सकते हैं, पहले विरल बस्ती होती है, फिर वहाँ खेती और अन्य पूरक व्यवसायों का विकास होता है, फिर बस्ती और जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है, प्राथमिक व्यवसाय में कमी आने लगती है, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, घनी जनसंख्या हो जाती है, और एक छोटे से गांव का रूपांतरण शहर में हो जाता है। और फिर शहर से वो मेट्रो शहर और बड़ा और आधुनिक सुख सुविधाएं विकसित होती हैं, आवागमन के साधन का विकास होता है, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेजेस, इनका विकास होता है, अस्पताल की सेवाएं बढ़ती हैं, और मॉल, मार्केट, गार्डन, सभी तरह की सुविधाएं बढ़ती रहती, मनोरंजन की सुविधाएं बढ़ती हैं। तो एक महानगर जो है वो मेट्रो शहर में बदल जाता है, जहां अनेक धर्म, पंथ, समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। अब हम देखेंगे बस्ती के प्रकार। अभी तक हमने बस्तियों के बारे में जाना कि मानव बस्ती कैसे बस्ती है, कैसे उसका निर्माण हुआ होगा और किस तरह से वो बस्ती ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती, शहरी बस्ती और महानगरीय बस्ती के रूप में विकसित हुई। अब इनमें अलग अलग प्रकार हम देखते हैं। तो पहला है बिखरी हुई बस्ती या स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, केंद्रीय बस्ती न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, और तीसरा है रेखाकार बस्ती लीनियर सेटलमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पैटर्न जो है बिखरी हुई बस्ती। ये किसे कहते हैं बिखरी हुई बस्ती? जैसा कि हम इसका चित्र देख रहे हैं कि कुछ हमें एक खाका दिखाई दे रहा है, एक ढांचा दिखाई दे रहा है, और इसमें चार कोने पे चार मकान जैसी रचना हमें दिखाई दे रही है। तो आओ देखते हैं क्या है बिखरी हुई बस्ती और क्या है इसकी विशेषता। तो ये तो देख के हमें समझ में आ रहा है कि बिखरी हुई बस्ती में मकान जो है वो दूर दूर होते हैं, संख्या बहुत कम होती है इनकी। तो इनकी विशेषताएं क्या है बिखरी हुई बस्ती की, कि बिखरी हुई बस्तियों के बीच की दूरी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि ये घर बहुत दूर दूर है।
इन बस्तियों की जनसंख्या सीमित होती है, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कंट्रोल रहती है, जैसे पाड़ा, वाड़ी आदि। इन बस्तियों में सेवा सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होती हैं और ये बस्तियां प्राकृतिक पर्यावरण के निकट होने के कारण प्रदूषण मुक्त होती हैं। बहुत बड़ी खासियत है ये। और प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बस्तियां कस्बों पर या छोटे शहरों पर निर्भर रहती हैं। ये हम देख रहे हैं बिखरी हुई बस्ती, दूर दूर है घर एकदम से, हर एक घर के बीच की दूरी हमें स्पष्ट रूप में समझ में आ रही है, कोई भी घर बहुत पास पास नहीं है। और यहाँ पर आधुनिक सुख सुविधाओं का अभाव भी हमें दिखाई देता है। प्रकृति के नजदीक है तो इसलिए यहाँ पर प्रदूषण कम रहता है। तो ये है बिखरी हुई बस्ती, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। अब हम देखते हैं केंद्रित बस्ती। क्या है ये केंद्रित बस्ती? ये तो समझ में आ गया कि इसमें जनसंख्या थोड़ी बढ़ गई है। देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या है। इन बस्तियों में मकान पास पास होते हैं, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। इन बस्तियों में सामाजिक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। स्थान एवं समयानुसार इन्हें विशिष्ट आकार मिलता रहता है। इन बस्तियों के पुराने अथवा मूल परिसर में सड़कें सक्रिय होती हैं। अभी इनके बीच में हम देख रहे हैं तो सड़कें जो हैं सक्रिय हैं इनके बीच में। इन बस्तियों में विविध जाति, धर्म, पंथ, वंश और विचारधारा के लोग एकत्रित रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। फलस्वरूप ऐसी बस्तियों का सामाजिक जीवन स्वस्थ होता है, क्योंकि अलग अलग परंपराओं को जीने वाले लोग रहते हैं, तो हर एक उत्सव मनाना, हर एक के अपने सामाजिक रीति रिवाज सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो एक सामाजिक जीवन जो है वो अच्छी तरह से फलता फूलता है। तो ये हम देख रहे हैं केंद्रीय बस्ती। इसके बाद हम देखते हैं रेखाकार बस्ती, यानी इनकी क्या विशेषता है? एक लाइन में हमें दिखाई दे रही है ना। ये तो सबसे पहले हमें समझ में आ गया। और विशेषताएं देखते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में मकान प्रायः एक सीधी पंक्ति में होते हैं, जैसे हमने कहा ना, एक लाइन में, एक रेखा में दिखाई दे रहा है। बस्तियों के बढ़ते जाने से कालांतर में उसकी अनेक पंक्तियां बन जाती हैं। जैसे पहले ये एक लाइन में घर रहे होंगे, अब लोग बढ़ गए तो फिर दूसरी लाइन में बन गए, फिर इसके आमने सामने एक लाइन में बन गए, फिर दूसरी पंक्ति में बन गए। सड़कें एक दूसरे के समांतर होती हैं। मकानों के अलावा बस्तियों में कुछ दुकानें भी होती हैं। भविष्य में सड़कों की दिशा में इन बस्तियों का विस्तार होता जाता है। जैसे भारत में तटवर्ती प्रदेशों, प्रमुख नदियों, राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। अब हम एक आगे ढांचा देखेंगे, उसका निरीक्षण कर आपको नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बस्तियों के प्रकार बता। ये एक चित्र हम देख रहे हैं, ढांचा है, इसमें सूची दी हुई है। यहाँ पर जो नीले रंग से दर्शाया हुआ है वो नदी है, गुलाबी रंग से दर्शाया है वो मुख्य सड़क है, प्रमुख सड़क है, आवागमन का साधन यहाँ पर इन सड़कों पर उपलब्ध होता है। उसके अलावा जो ये डैश डैश में दिखाया गया है, ये जो है ये रेल मार्ग है, यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। ये समोच्च रेखा और ये जो है गोल, ये बस्ती दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बस्ती जो है, ए बस्ती में 5 से 6 घर हैं तथा गांव में अन्य सुविधाएं नहीं हैं। ये इस चित्र के बारे में जानकारी है। फिर बी बस्ती में माध्यमिक विद्यालय, बड़ा बाजार और छोटा थिएटर है, ये बी बस्ती है। सी बस्ती में, ये सी बस्ती है, यहाँ पर मकान भी है, खेती है, अनेक दुकानें हैं, उद्योग धंधे हैं। इसके अलावा डी बस्ती है। यहाँ पर डी बस्ती एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ अनेक उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। सी, यह रेखाकार बस्ती है और यह रेखाकार बस्ती यहाँ क्यों विकसित हुई, इसके हमें 2 कारण भी बताने हैं। पहला है, ए बस्ती में 5 से 6 घर हैं तथा गांव में अन्य सुविधाएं नहीं हैं। तो ये कौन सी बस्ती का प्रकार है? ये है बिखरी हुई बस्ती का प्रकार, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 घर हैं, यानी दूर दूर बिखरे हुए घर हैं। अगला प्रश्न है,
बी बस्ती में माध्यमिक विद्यालय, बड़ा बाजार और छोटा थिएटर है। तो ये क्या है? ये केंद्रित बस्ती है। यहाँ पर कोई एक सुविधा के आसपास सेंटर में उसके आसपास घर, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, बाजार सब विकसित होता है। तो ये है हमारी केंद्रित बस्ती। सी बस्ती में मकान, खेती, अनेक दुकानें और उद्योग धंधे हैं। सी इसमें बताया गया है कि सी रेखाकार बस्ती है। और क्यों रेखाकार है? क्योंकि सड़क के किनारे है। ये है ना, मुख्य सड़क है, ये दिखा है गुलाबी रंग से, ये मुख्य सड़क बताई गई है। तो ये रेखाकार बस्ती। हमारा अगला प्रश्न है, डी बस्ती एक प्राकृतिक बंदरगाह है तथा वहां अनेक उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। तो ये कौन से प्रकार की बस्ती है यहाँ पर? तो यहाँ पर है केंद्रित बस्ती, क्योंकि ये मुख्य केंद्र में क्या है? बंदरगाह है। और बंदरगाह होने की वजह से यहाँ आसपास रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए और अनेक प्रकार के व्यवसाय उपलब्ध हुए और लोगों ने यहाँ पे बस्ती बनाई। तो यह केंद्रित बस्ती है। सी यह रेखाकार बस्ती है, यह हमें बताया गया है। तो यह रेखाकार बस्ती यहाँ विकसित होने के दो कारण हमें बताने हैं। तो सबसे पहला कारण तो है कि यह मुख्य सड़क के किनारे है। यहाँ हम देख रहे हैं मानचित्र में कि यह मुख्य सड़क के किनारे है। और दूसरा कारण है कि यह पर्वतीय प्रदेश की तलहटी में है, यानी ये कम ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर बसने में अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और मुख्य सड़क के पास है। इसकी वजह से यह स्थान विकसित हुआ, यहाँ रेखाकार बस्ती विकसित हुई। तो इस तरह हमने देखा बस्ती का विकास, मानवीय बस्ती का विकास प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान काल तक किस प्रकार हुआ है, बस्ती विकसित होने के कारण क्या क्या रहे हैं, किस तरह से एक छोटी ग्रामीण बस्ती मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में बदल गई, इसको भी हमने जाना। तो यह है मानवीय भूगोल की मानवीय बस्ती। यहाँ प्रश्न है, चित्र अ की मानवीय बस्ती और चित्र ब की मानवीय बस्ती में क्या अंतर है? तो पहले हम देखते हैं चित्र अ की बस्ती कौन सी है। ये है चित्र अ की बस्ती और यह नदी किनारे है। तो यह केंद्रित बस्ती है क्योंकि नदी को केंद्र मानकर, नदी के कारण यहाँ बस्ती विकसित हुई है। और यह यहाँ पे घर काफ़ी नज़दीक नज़दीक घर हैं और बाकी अन्य सुविधाएं भी हैं। यह केंद्रित बस्ती है। और चित्र ब की मानवीय बस्ती, चित्र ब की मानवीय बस्ती जो है रेखाकार बस्ती है, मुख्य सड़क के किनारे ये बस्ती बसी हुई है, एक पंक्तिबद्ध है और यह रेखाकार बस्ती है। अगला प्रश्न है, चित्र ब और क की मानवीय बस्तियों में कौन सा अंतर दिखाई देता है? ये है क की मानवीय बस्ती। ब की बस्ती तो हमने देखी है, रेखाकार बस्ती है। अब क की मानवीय बस्ती जो है ये दूर है, गांव में आसपास पहाड़ों पे बसी हुई है, इक्का दुक्का घर ही दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो है ये बिखरी हुई बस्ती है। दो से कम मकानों वाली बस्ती कहाँ दिखाई दे रही है? तो दो से कम, यहाँ पे बहुत सारे मकान हैं, यहाँ भी इससे कम वाले मकान कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये क जो है इसमें दो से कम मकान वाली बस्ती हम देख रहे हैं। और ये प्रश्न तो आपके लिए है बच्चों, तुम जिस बस्ती में रहते हो वह बस्ती उपरोक्त समूह में से किस समूह में आती है? यानी आप जहाँ रहते हो वो बिखरी हुई बस्ती है, केंद्रित बस्ती है या रेखाकार बस्ती है? ये आपको स्वयं सोचना है। तो हमने मानवीय बस्ती के बहुत सारे प्रकार देखे, मानवीय बस्ती का विकास कैसे हुआ इसको भी जाना, और अब आप ये भी आप अपने आप में जानो कि आप किस प्रकार की बस्ती में रहते हो। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।